और सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है। 47 पंच पद के लिए निर्वाचन कराए गए थे। इन सभी का कार्यकाल मार्च 2020 में खत्म हो चुका है। तो बहुत लंबा समय इस बीच में गैप हुआ विभिन्न कारणों से, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ा कारण है। इस बीच में मध्य प्रदेश शासन एक अध्यादेश लेकर के आया 21 नवंबर 2021 को, अभी कुछ दिन पहले, और इसके अनुसार उन्होंने धारा 9 क अंतर स्थापित की, जिसके अनुसार अब 2014 की स्थिति बहाल हो गई। तो हमें, चूंकि हम बहुत ज्यादा जल्दी में थे उस समय चुनाव कराने की, हम शायद 22 तारीख को 22-23 के आसपास हम चुनाव की घोषणा कर देते, लेकिन इस अध्यादेश से हम थोड़ा सा सेटबैक हुए। लेकिन जो मतदाता सूची है वो तो पूरी हमारे पास पहले से तैयार थी, केवल एरिया बदल गया। इस दौरान 14 से लेकर 19 तक जितनी नई ग्राम पंचायतें बनी थी वो विलोपित हो गई। जिन वार्ड्स में जो भी परिवर्तन हुआ था वो विलोपित हो गया। तो हमें बहुत युद्ध स्तर पर उस मतदाता सूची को एरिया के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। लकीली आजकल के ज़माने में बहुत सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, तो वो काम तो हम तेजी से कर सके, लेकिन लोगों को सूचित करना, उनकी आपत्तियां लेना, ये कार्रवाई भी करनी पड़ती है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा और डिले हुआ हमारा, लेकिन आज हम लोग आपके समक्ष हैं। जो अभी हम चुनाव कराने जा रहे हैं, इसमें जिला पंचायत सदस्य 52 जिलों के 859 पद होंगे। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपद पंचायतें हैं हमारी, उनमें 6727, सरपंच 22,581 ग्राम पंचायतों के लिए 22,581, और इन्हीं ग्राम पंचायतों के लिए पंच 3,62,754। जो 114 ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा। तो इनका चुनाव हम मार्च 2022, इनका कार्यकाल पूरा होने के आसपास हम चुनाव कराएंगे। अभी इनको हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का चुनाव हम अलग से कराएंगे, लेकिन इनसे संबंधित जो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे, उनका इलेक्शन हम इस इलेक्शन के साथ कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है हमारे चुनाव का, वो 3 चरणों में होगा, ये हम पहले से बता रहे थे। और 3 चरणों में इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जितनी ईवीएम हैं उन्हीं को हमें 3 बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए 3 चरण में हमें करने की जरूरत है। और एक बार जब हम ईवीएम को यूज कर लेते हैं तो उसका डीएमएम, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, वो निकाल के हम रख लेते हैं, और ईवीएम की क्लीनिंग होती है, फर्स्ट लेवल चेक हम उसको कहते हैं, और फिर उसे उपयोग लायक बना करके तब हम अगले राउंड का चुनाव करते हैं। इसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो उतना गैप हमें हर चरण में देना पड़ता है। तो प्रथम चरण में हम 85 जनपद पंचायत ले रहे हैं। इसमें 6,283 ग्राम पंचायतें होंगी और मतदान केंद्र 19,998 होंगे। दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतें होंगी, 8,015 ग्राम पंचायतें होंगी और 24,840 इसमें मतदान केंद्र होंगे। तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतें होंगी, 8,397 ग्राम पंचायतें ली जाएंगी और 26,560 मतदान केंद्र होंगे। कुल मिलाकर 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे। एक चरण में जिन जिलों को लिया जाएगा उनकी संख्या है 9। 2 चरण में जिन जिलों को लेंगे उनकी संख्या है 7। बाकी 36 जिलों को हम 3 चरण में लेंगे। जिन्हें एक चरण में लेंगे उनका नाम है दतिया। ये जो
1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, ये हमने लगातार कलेक्टरों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तय किया है कि कहाँ 1 चरण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करा लेगा, कहाँ 2 लगेगा, कहाँ 3 लगेगा। तो प्रथम 1 चरण में होने वाले जिले हैं 9: दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। ये इससे स्पष्ट है, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया नहीं है, जैसे इंदौर, भोपाल तो अर्बन जिले हैं, तो वहां पे रूरल एरिया बहुत कम है, इसलिए हम उसे 1 राउंड में ले पा रहे हैं। जो 2 चरणों में होंगे वो 7 जिले हैं: बुरहानपुर, जबलपुर, अगेन वेरी लार्ज अर्बन एरिया, द रूरल एरिया इज स्मॉलर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास। बाकी के 36 जिले हम तीनों राउंड में करेंगे। 1/1/2021 की स्थिति की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हम 3 मार्च 2021 को कर चुके हैं और इस मतदाता सूची के अनुसार 3,92,00,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2,02,00,000 और 1,90,00,000 महिला मतदाता, अन्य मतदाता 1,044। कुल 71,398 मतदान केंद्र हैं। इनमें 3,095 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से ज्यादा है। निर्वाचन के कार्यक्रम में 4,25,000 मतदानकर्मी नियुक्त होंगे। जो मतदान केंद्रों पर नियोजित किए जाएंगे कर्मचारी, उनका जिलेवार डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1 पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। जहां 750 से ज्यादा मतदाता हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है, वहां पे अतिरिक्त मतदान कर्मी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु जिस विकासखंड में निर्वाचन संपन्न होगा, जिले के भीतर उससे भिन्न विकासखंड के कर्मचारी रैंडमाइजेशन पद्धति से नियोजित किए जाएंगे, ताकि वहीं का कोई आदमी वहां पर ड्यूटी न करे। कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रैंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया गया है। पहले 24 घंटे पहले करते थे, अब 48 घंटे पहले करेंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा। पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से तथा जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग अलग अलग होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफेद। चूंकि वही मतदाता इन चारों पदों के लिए वोटिंग करेगा, इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करना है। डेट बता दीजिए सर। डेट ही बताने जा रहा हूँ। प्रसाद पहले बंट गया तो कथा कौन सुनेगा। जो ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट डेट है, और ये डिसेमिनेट होना पब्लिक को जरूरी है आपके माध्यम से। हम तो अपनी ओर से और जिला प्रशासन के माध्यम से कोशिश करिए, लेकिन हमारी रीच कभी उतनी नहीं हो सकती जितनी रीच आपकी है। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, और सिस्टम वही रहता है कि जो भी समय से पहुंच गया उसे पर्ची दी जाती है। तब तक मतदान चलता है जब तक सारे पर्ची वाले लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईवीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर ही की जाएगी।
जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। पंचायत के इस चुनाव के लिए हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। विभिन्न चरणों में हम जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं रिजर्व ईवीएम जोड़ करके प्रथम चरण में 26,910, द्वितीय चरण में 33,657 और तृतीय चरण में 35,797। इससे पता लगता है कितने ईवीएम हमें लगते हैं, और चूंकि केवल 55,000 हैं, इस कारण से हमें कई राउंड में जाना पड़ रहा है। हर विकास खंड में रिजर्व ईवीएम उतनी होगी जितनी ग्राम पंचायतें हैं उस विकास खंड में। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डीएमएम होता है हमारे पास, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, उसे हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेक करके फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक चरण की मतगणना के बाद जो ईवीएम का डीएमएम है उसे अलग करके फिर हम सील बंद कर लेते हैं। एक चरण में उपयोग करके जो मुक्त हुई उसका फर्स्ट लेवल चेक, जैसा हमने बताया, वो करने के बाद ही उसे अगले इलेक्शन में यूज करते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों यानी पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए एक इंटीग्रेटेड एकीकृत नाम निर्देशन पत्र की व्यवस्था की गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिए जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध करके क्लस्टर का निर्माण करेगा, जहां पर यह अग्रिम कार्रवाई होगी। जो निक्षेप राशि जमा करनी होती है, जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4,000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000, पंच के लिए 400 रुपए। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में ये निक्षेप राशि आधी जमा करनी पड़ेगी। पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है, बाकी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। पंच के लिए केवल घोषणा पत्र काफी है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। जो ये जानकारी देंगे वो सार्वजनिक की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, ज्यादा भीड़ नहीं जाएगी। नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई। हम आईटी का काफी उपयोग करते हैं निर्वाचन में, और ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था भी है। लोग अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में हेल्प डेस्क सुविधा केंद्र ये स्थापित किए जाएंगे, ताकि ऐसे लोग जो ऑनलाइन ऑपरेशन नहीं कर सकते उनकी मदद की जा सके। निर्वाचन के लिए जो मतदान दल और मतगणना दल गठित किए जाएंगे वो एनआईसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कॉमन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके माध्यम से किया जाएगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट mplocalelection.gov.in पर अथवा चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सहज सुलभ है, कोई भी अपना नाम देख सकता है। स्ट्रांग रूम मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें विशेष दृष्टि रखी जाती है। संवेदनशील मतदान केंद्र 15,863 है और अति संवेदनशील 6,233 है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट इनकी नियुक्ति की जाएगी। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की जाएगी ताकि इलेक्शन शांतिपूर्वक हो सके, और 3 चरणों में करने से भी पुलिस व्यवस्था में हमें आसानी होगी। बहुत जरूरी है, ये आपके लिए भी नोट करने के लिए है कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक
2551076 है, 2551076 है। किसी को भी निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत करनी हो तो इस नंबर पर वो फोन कर सकते हैं और इमीडिएट उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरीके से हर जिले में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जहां पर लोग डायरेक्टली शिकायत कर सकेंगे। हम लोग निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए हर जिले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं। उन्हें जब मतदाता सूची बन रही होती है तो भी हर स्टेज में हम उन्हें जिले में भेजते रहते हैं और उनसे रिपोर्ट लेते हैं। बहुत सारी वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें हमें मिली थी, कुछ हमने जिला प्रशासन से जांच कराई, कुछ हमने अपने प्रेक्षकों से जांच कराई और ऐसी शिकायतें जो हमें लगी कि बहुत सीरियस नेचर की हैं उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ हमने पैरेलल जांच अपने प्रेक्षक से भी कराई ताकि सही स्थिति ज्यादा हमारे सामने स्पष्ट हो सके। मतदाता जागरूकता के लिए सिस्टमेटिक एजुकेशन, नर्चरिंग, सेंसिटाइजेशन, इलेक्टोरेट से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करते हैं हम लोग कंटिन्यूअसली, अभी इस बीच में और करेंगे। मतदाताओं को ईवीएम की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में भाग लें। मतदान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं ये भी हम मतदाताओं को लगातार बताते जा रहे हैं ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, उसके साथ साथ उन्हें खुद अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है ये जानकारी दी जा रही है। आज जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी। मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आदर्श आचरण संहिता लगती है और परिणाम घोषित होने तक ये प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी लागू होते हैं। हालांकि चुनाव नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगता है, उन्हें भी इसका पूरी तरीके से पालन करना होता है। अभ्यर्थियों पर शासकीय विभागों, कर्मियों, त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सब पर लागू होता है। इनफैक्ट हम जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं 500 कॉपियों के साथ आदर्श आचरण संहिता की कि वो हर विभाग तक वो पहुंचा दें और उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि ये आदर्श आचरण संहिता है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सारे के सारे सरकारी विभाग इसका पालन करें। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस आदि आयोजन के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम पैराग्राफ तक पहुंचा हूं, धीरे छूट गया। ये सब नहीं मिलेगा आपको, मुद्दे की बात मिलेगी। नहीं, आपका सदैव स्वागत है। हम भागते इसलिए हैं क्योंकि आप केवल डेट पूछते हो जो हम बता नहीं सकते। आज हम बता सकते हैं तो हमने खुद सबको बुलाया। ठीक है। आयोग ने कोविड से बचाव के लिए ढेर सारे निर्देश जारी किए हैं, वो वही हैं जिनसे आप बार बार परिचित हैं। तो जो आप चाहते हैं वो बता दें आपको। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर
इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा, और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 23/13 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12, संवीक्षा 21/12, नाम वापस लेने की तारीख 23/12, मतदान 28 से हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28 से, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी, और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण के मतों का, और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा। तीसरे राउंड के प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसंबर के अंदर करना हमारे लिए आवश्यक है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी, जांच 7 जनवरी, नाम वापस लेना और प्रतीक आवंटन 10 जनवरी, मतदान 16 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान हैं। 16/2 को पंच सरपंच की मतगणना, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना 20 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 21 फरवरी, जनपद पंचायत के लिए परिणाम घोषणा 22 फरवरी, जिला पंचायत का सारणीकरण होगा उस दिन, और अगले दिन 23 फरवरी को जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगा। ये पूरी जानकारी है जी। अंतिम परिणाम 23 फरवरी। ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। मुझे जरूरत नहीं है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हाई कोर्ट में कुछ केसेस लगे थे जिसमें किसी ने कहा था कि जिला पंचायत चुनाव में देर हो रही, जल्दी कराइए। किसी ने कहा था कि कोविड फैल रहा है, जल्दी करिए। आज की तारीख एज ऑफ टुडे पूरे प्रदेश में 128 केस है। 52 जिलों में 128 केस बहुत ही छोटा नंबर है, तो परिस्थितियां अनुकूल हैं चुनाव की। टोटल 128 हैं पूरे प्रदेश में। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हाँ, उसके हम भी आईएएस अधिकारी हैं भूतपूर्व। उसके कई कारण हैं, कोरोना उसका कारण नहीं है। शांत रहे तो बात सुनाई देगी जी।
नहीं, चुनाव पे कोई असर नहीं। चुनाव तो कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है। किससे? कोई चुनाव तो अपनी जगह है, दैट इज इन इट्स ओन प्लेस। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो चुनाव को भी फिर आगे बढ़ेगा। अगर हमें स्पेकुलेशन करना ही है तो अच्छा किया जाए ना, खराब स्पेकुलेशन क्यों कर रहे हैं? जब जैसी परिस्थिति बनेगी तब तैसा निर्णय लेंगे। चुनाव कभी भी इस तरीके से नहीं किए जाएंगे कि आम जनता के जान माल स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का खतरा है। पहले भी जब हम चुनाव की बात कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि कोविड पर दृष्टि रहेगी और पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे कारण, चुनाव के कारण कोविड के केसेस की बढ़ोतरी न हो। और हम डेली रिपोर्ट लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कि कितने टीकाकरण हुए और कितने केसेस हुए, कितने नए केसेस हुए, कितने पुराने लोग ठीक होकर के वापस गए, जो केसेस हैं उनमें सीरियस कितने हैं, ये भी हम लेते हैं। तो राज्य सरकार से स्थायी संवाद होता रहता है, हम डेली रिपोर्ट लेते रहते हैं और हम चुनाव करने जा रहे हैं ये राज्य सरकार को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि हम चुनाव से पहले कलेक्टरों से वीसी करते हैं। कलेक्टरों से वीसी करने के लिए जीएडी की अनुमति लगती है कलेक्टर को कि वो वीसी अटेंड कर सके। तो हमारे यहाँ से चिट्ठी जाती है जीएडी को कि कलेक्टरों को अनुमति दीजिए, हम इस तारीख को इतने बजे वीसी करना चाहते हैं। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ही क्यों नहीं श्रेय आरक्षण किया जा रहा है? आपकी ग्राम सरपंच या जनपद अध्यक्ष? नहीं समझा मैं आपकी बात, एक मिनट पहले उनकी बात समझ लूं तो फिर अगला बताऊंगा जी। 14 तारीख को आरक्षण होता है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। हाँ, जनपद अध्यक्ष और सरपंच के लिए क्यों नहीं? ये सब पहले से हो चुका है, ये सब पहले से हो चुका है। ये सरकार से संबंधित है, हमसे संबंधित नहीं है। लेकिन हम अपने सामान्य ज्ञान से आपको उत्तर दे रहे हैं कि बाकी सारे रिजर्वेशन हो चुके थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं हुआ था। इसलिए हम बहुत लंबे समय से लगातार सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि आप ये रिजर्वेशन करिए, हमें चुनाव कराना है, हमें बिना पोजीशन क्लियर हुए चुनाव कैसे होगा। तब राज्य सरकार ने एक्शन वैसे भी उन्हें लेना था, बिकॉज जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं करें ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत लंबे समय से रुका हुआ था। तो राज्य सरकार इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रही है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। राज्य सरकार का सार्वभौम अधिकार है डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। सर 2019 के आरक्षण कैंसिल किए हैं तो उसमें तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि उसी सीट को उसी में दोबारा देने, जो रिजर्वेशन पहले से है उस पर ही दोबारा चुनाव हो गई है, कोर्ट में जाने वाला मामला है। हाँ, लोग जाएंगे कोर्ट में, लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट जैसा करेगा वैसा करेंगे। लेकिन हमारे पास हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराना। जब तक किसी प्रकार की कोई रोक हमारे सामने नहीं है तब तक हमें चुनाव कराना ही कराना है। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी, बहुत एक्सेप्टेबल स्थिति नहीं है। किन्हीं भी परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। तो जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, बहुत सारे स्टेट्स में पंचायत चुनाव हुए, अर्बन बॉडी चुनाव हुए। हमने नहीं किया क्योंकि हमने रिस्क नहीं लिया, लेकिन लोगों ने किया और कोई बहुत बुरे परिणाम नहीं हुए। उत्तर प्रदेश एक केस है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। इसके मॉड्यूल कोड में और असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसके मॉड्यूल कोड में कुछ फर्क है? एक ही जैसा होता है। हम आपको मॉडल कोड की भी कॉपी देंगे, बहुत बारीकी से देख सकेंगे। थैंक यू भाई, कृपया चाय पी करके जाइएगा। आप लोग फोन करते थे, हम आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे, तो कम से कम चाय तो पिलाते हैं। मीडिया बंधुओं का बहुत शॉर्ट